Hello everyone. Today we are going to start our sixth chapter, the architecture, forts and sacred places. The story of Indian art and architecture covers a long period of more than 5000 years. Our archaeological heritage includes temples, mosques, gurdwaras, forts, palaces, tombs, and hydraulic structures like canals, tanks, wells, etc. We can classify the architectural heritage into two categories: sacred monuments, which are associated with religion, for example, temples, mosques, gurdwaras, and synagogues. Secular monuments such as forts, palaces, havelis, gateways, towers, etc. Funerary monuments include tombs, dargahs, chhatris, etc. The rulers of ancient and medieval India built grand monuments. अब अगर हम इंडियन आर्ट और आर्किटेक्चर की बात करें तो हमारा आर्ट और आर्किटेक्चर जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुआ है। एक काफ़ी लंबे समय में काफ़ी सारे आर्ट पीसेस और काफ़ी आर्किटेक्चर डेवलप हुआ है। अगर हमारे आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज की बात करें तो हमारा आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज जो है वो बहुत रिच है। इसमें टेम्पल्स हैं, मॉस्क यानी मस्जिद है, गुरुद्वाराज हैं, फोर्ट्स यानी किले हैं, पैलेसेस यानी महल हैं, टॉम्स यानी कि जैसे जहाँ किसी को अगर दफनाया जाता है तो वैसे प्लेसेस हैं। उसके अलावा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स जहाँ पर पानी होता है, तो टैंक्स हों, वेल्स हों, कुएं या फिर कैनाल्स यानी कि नहरें। तो हमारा आर्किटेक्चर जो है, आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज जो है वो काफ़ी रिच रहा है और काफ़ी एडवांस्ड रहा है। अब ब्रॉडली आर्किटेक्चरल हेरिटेज जो है उसको दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं सेक्रेड मॉन्यूमेंट्स और दूसरे होते हैं सेक्युलर मॉन्यूमेंट्स। सेक्रेड मॉन्यूमेंट्स मतलब ऐसे मॉन्यूमेंट्स जो कि रिलीजन से रिलेटेड होते हैं, जो किसी न किसी रिलीजन को रिलीजन से एसोसिएटेड हों, किसी रिलीजन से जुड़े हुए हों या किसी पर्टिकुलर रिलीजन के फॉलोअर्स ही उन मॉन्यूमेंट्स में जाते हों। उसके अलावा कुछ ऐसे सेक्युलर मॉन्यूमेंट्स होते हैं, मतलब सेक्युलर मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है जो रिलीजन से एसोसिएटेड नहीं है। तो जो भी सेक्रेड नहीं है वो सारे मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो सेक्युलर हैं। तो अगर रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स की बात करें तो उसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं टेम्पल्स, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या फिर साइनागॉग। और अगर सेक्युलर मोमेंट्स की बात करें तो उसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं महल, हवेलीज, गेटवेज, टावर्स या फिर फ्यूनररी मॉन्यूमेंट्स। फ्यूनररी मॉन्यूमेंट्स मतलब किसी का टॉम, जैसे अकबर का टॉम है सिकंदराबाद में, या दरगाह हो। दरगाह का मतलब होता है कि किसी भी सेंट की, किसी पीर फकीर की पीर फकीर का टॉम्ब होता है जिसकी पूजा की जाती है, जहाँ पर लोग मन्नत मांगने जाते हैं, जहाँ पर लोग प्रे करने जाते हैं, उसको दरगाह बोला जाता है। और या फिर छत्रीस जो हैं वो मॉन्यूमेंट्स होते हैं जो टॉम्ब के ऊपर बनाए जाते हैं। वो टॉम्ब को डेकोरेटिव स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। तो जितने भी रूलर्स रहे हैं एंशियंट इंडिया में या मिडिवल इंडिया में, उन सब ने बहुत अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स बनवाए। इम्पोर्टेंस ऑफ मॉन्यूमेंट्स एज सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ हिस्ट्री। The monuments are the most authentic source of reconstructing history because they cannot be tampered with. अब मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारे लिए इंफॉर्मेशन का। इससे हमको बहुत सारी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको इजीली चेंज नहीं किया जा सकता, उसके साथ टैम्परिंग नहीं की जा सकती। तो इससे हमको हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करना काफ़ी इजी हो जाता है और इसीलिए ये ऑथेंटिक सोर्स होते हैं हिस्ट्री के। द मोन्यूमेंट्स टेल अस मच अबाउट द इंजीनियरिंग स्किल्स एंड बिल्डिंग टेक्निक्स ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। तो मॉन्यूमेंट से हमको जो मेजर इन्फॉर्मेशन मिलती है उसमें सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है कि उस टाइम पर स्किल्स और टेक्निक्स कैसी थी, दैट इज़ बिल्डिंग टेक्निक्स कैसी थी, इंजीनियरिंग स्किल्स कैसी थी। तो उस पर्टिकुलर पीरियड के बारे में हमको ये पता चलता है कि उस टाइम के लोग कितने स्किलफुल थे।
They show different styles of architecture. For example, the North Indian temples display Nagara style and the South Indian temples display the Dravida style. The Islamic architecture has some special features such as domes, minars, minarets, etc. तो ये जो डिफरेंट स्टाइल के मॉन्यूमेंट्स होते हैं, इनसे हमको डिफरेंट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी पता चलता है. जैसे नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स जो हैं वो साउथ इंडियन टेम्पल्स से काफ़ी अलग होते हैं. नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स जो हैं वो उसको बोला जाता है नगाड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, और जो साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स जिस स्टाइल से बने हुए हैं उसको बोला जाता है द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. जैसे अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो जो नॉर्थ में जितने टेम्पल्स हैं उन सारे टेम्पल्स, जितने भी फेमस टेम्पल्स हैं, सारे टेम्पल्स के ऊपर आपको एक शिखर देखने को मिलता है. और जो द्रविडियन स्टाइल होता है, दैट इज़ जो साउथ इंडिया का जो आर्किटेक्चर स्टाइल है, वहाँ पर हमको ये देखने को मिलता है कि मंदिर के आसपास का काफ़ी बड़ा एरिया जो है वो इनक्लोज्ड होता है और उसको बोला जाता है गोपुरम. और उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है उसका ऊपर का शेप जो होता है वो जैसे एक स्टेप्ड पिरामिड जैसा होता है. स्टेप्ड पिरामिड मतलब कि एक पिरामिड जिसमें आपने सीढ़ियाँ बना दी हों, तो वो स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह का होता है. या अगर इस्लामिक आर्किटेक्चर की बात करें तो इस्लामिक आर्किटेक्चर के अपने कुछ अलग स्पेशल फीचर्स होते हैं. उसके ऊपर डोम होता है. डोम मतलब गुंबद, जो वो गोल सर्कुलर ऊपर होता है किसी भी मॉन्यूमेंट के ऊपर. जैसे आपने ताजमहल में देखा होगा कि उसका जो टॉप है, जो रूफ वाला एरिया है, तो वैसा डोम शेप का है, सर्कुलर, जो कि पॉइंटेड है ऊपर की तरफ. या फिर वहाँ पर मीनार्स होते हैं, मिनारेट्स होते हैं. तो ये इस्लामिक आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है. द पैलेसेस एंड हवेलीज हाईलाइट द स्प्लेंडर एंड लेविश लाइफस्टाइल ऑफ द रॉयल फैमिलीज एंड नोबिलिटी. The forts with their high walls and gateways reveal the strategy of defense against the enemies. अब पैलेसेस होते हैं जो महल, जहाँ पर रॉयल फैमिलीज, राज परिवार, राजा का परिवार रहता था, या जो हवेलीज होती हैं, उससे हमको पता चलता है कि उनका लाइफस्टाइल कैसा था, वो कितना रिच होते थे, कितनी लेविश लाइफस्टाइल थी, क्या क्या उनके पास सुख सुविधाएं थी. उसका हमको अंदाज़ा लगता है उन पैलेसेस और हवेलीज को देख के. या फिर जो फोर्ट्स होते हैं, जो किले होते हैं, उनकी बड़ी बड़ी वॉल्स होती हैं, बड़े गेटवेज होते हैं, तो उससे हमको पता चलता है कि उनकी डिफेंस स्ट्रेटजी जो है वो कैसी होती थी. दैट इज़ अगर किसी एनिमी ने अटैक किया है तो वो कैसे अपने आप को डिफेंड करेंगे, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे. Many temples, particularly those built by the Chola rulers, had inscriptions with furnished details about military conquest of these rulers. अब साउथ के कई सारे टेम्पल्स ऐसे हैं, पर्टिकुलरली जो चोला रूलर्स ने बनवाए थे, वहाँ की वॉल्स पे इंस्क्रिप्शंस हैं. इंस्क्रिप्शंस मतलब जो खुदाई करके इंस्क्राइब करके लिखा जाता है, उसके थ्रू उन्होंने काफ़ी डिटेल्ड वहाँ पर इंफॉर्मेशन है कि क्या क्या उनके कॉन्केस्ट थे, किन किन रीजन्स को उन्होंने कॉन्कर किया था, उनकी कैसी पॉलिसीज़ थी. इस तरह की कई सारी इंफॉर्मेशन हमको वहाँ के टेम्पल्स से मिलती है. द टेम्पल्स ड्यूरिंग द मिडिल एजेस हैड वास्ट ट्रेजर्स ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स. महमूद ऑफ गजनी डिफीटेड मेनी हिंदू किंग्स एंड डिस्ट्रॉयड टेम्पल्स. His motive was not only to loot wealth but also to show that he was a great hero of Islam, Al-Ghazi और God's warrior. और जो मिडिल एज के जो टेम्पल थे, जो मिडिवल पीरियड के टेम्पल्स थे, वो बहुत रिच होते थे. वहाँ पर बहुत सारा खजाना होता था, बहुत सारा गोल्ड, बहुत सारी ज्वेलरी और बहुत सारे प्रीशियस स्टोन्स होते थे. तो महमूद गजनी जिसने इंडिया पर 17 टाइम्स अटैक किया था, जिसके बारे में हमने डिटेल में हमारे सेकंड चैप्टर न्यू किंग्स एंड किंगडम्स में पढ़ा था, तो उसने 17 टाइम्स इंडिया में अटैक किया था. और उसका पर्पस जो था वो सिर्फ यही था कि वो यहाँ के मंदिरों को लूट कर जाता, और वो पूरी वेल्थ लूट कर ले जाता था और टेम्पल्स को डिस्ट्रॉयड भी करता था. तो उसको सिर्फ लूटना नहीं था, उसको टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय भी करना था. उसको वो चाहता था कि इस्लाम जो है वो प्रिवेल्ड होना चाहिए, लोग उसको फॉलो करें. तो वो भगवान की मूर्तियाँ भी सब तोड़ कर जाता था और मंदिरों को भी तोड़ कर जाता था.
Architecture between AD 800 and AD 1200, the Rajput period. During the Rajput period, architecture and sculpture reached a high level of excellence. The Kailash temple at Ellora, built in the second half of the 8th century by a Rashtrakuta king, marked the beginning of a temple architecture. This shrine was made out of a single rock. The temples that followed later were structural temples built with brick and mortar. The Kailash temple consists of four parts: the main shrine, the richly carved gateway called Gopuram, a Nandi shrine between two huge towers, and an assembly hall. The hill at Ellora contains a number of rock-cut caves. The Elephanta caves near Mumbai contain remarkable images of deities. The main temple styles discussed here are those of Odisha, Gujarat, Rajasthan and Bundelkhand. अब अगर हम बात करें राजपूत पीरियड के आर्किटेक्चर की, तो राजपूत पीरियड था AD 800 से लेकर AD 1200 के बीच में। और इस टाइम का जो आर्किटेक्चर था उसमें बहुत आर्किटेक्चर के हमको बहुत एक्सीलेंट एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एलोरा का कैलाश टेम्पल। एलोरा का कैलाश टेम्पल जो है वो सिंगल रॉक को कट करके कार्व करके वैसे बनाया गया है। दैट इज़ उसको बनाने के लिए ईंट पत्थर गारे का इस्तेमाल नहीं किया गया है, सिर्फ रॉक को कट करके उसको कार्व करके पूरा टेम्पल जो है वो क्रिएट किया गया एक सिंगल बड़े रॉक में से। और कैलाश टेम्पल जो है वो बनाया गया था 8th सेंचुरी में और उसको बनवाया था राष्ट्रकूटा किंग्स ने। उसके आसपास कई सारे स्ट्रक्चरल टेम्पल्स भी हैं। उसके अलावा कैलाश टेम्पल के अलावा काफ़ी सारे स्ट्रक्चरल टेम्पल्स भी बनाए गए। स्ट्रक्चरल टेम्पल का मतलब होता है ऐसे टेम्पल्स जो कि ब्रिक और मोटर से, दैट इज़ ईंट पत्थर गारे से बनाए जाते हैं। गारा मतलब वो जो मिक्सचर होता है सैंड और सीमेंट का, उसको हिंदी में गारा और इंग्लिश में मोटर बोला जाता है। तो ऐसे जो टेम्पल्स होते हैं, ऐसी जो बिल्डिंग्स होती हैं, उसको स्ट्रक्चरल टेम्पल बोला जाता है। और जो रॉक कट करके बनाए जाते हैं उसको रॉक कट टेम्पल्स बोला जाता है। जो कैलाश टेम्पल है उसमें 4 पार्ट्स हैं। एक पार्ट जो है वो है मेन श्राइन, जहाँ पर मेन भगवान की मूर्ति रखी हुई है। सेकेंड जो है रिचली कार्व्ड गेटवे, जिसको गोपुरम बोला जाता है, कि जो गेटवे है, जो पैसेज है, वो बहुत ब्यूटीफुली कार्व करके बनाया गया है। तीसरा पार्ट जो है वो है नंदी श्राइन। जब भी आपने देखा होगा कि कोई भी शिव मंदिर होता है तो उसमें एक नंदी की मूर्ति ज़रूर होती है, तो कैलाश टेम्पल में भी एक नंदी की मूर्ति है। और जो उसका 4th पार्ट है वो है असेंबली हॉल, जहाँ पे सब लोग असेंबल होके प्रेयर कर सकते हैं। The hill at Ellora contains a number of rock-cut caves. The Elephanta caves near Mumbai contain remarkable images of deities. The main temple styles discussed here are those of Odisha, Gujarat, Rajasthan and Bundelkhand. अब एलोरा और एलिफेंटा, इन दोनों जगहों पर बहुत सारी रॉक कट केव्स है। इसके अलावा रॉक कट केव्स जो हैं वो अजंता में भी हैं। अजंता और एलोरा जो हैं वो औरंगाबाद के पास है, और जो एलिफेंटा केव्स हैं वो मुंबई के पास है। वहाँ पर हमको बहुत सारी रॉक कट केव्स मिलती है, जहाँ पर बहुत सारी भगवानों की मूर्तियाँ भी देखने को मिलती है। अब जो ये राजपूत पीरियड के जो टेम्पल्स है वो काफ़ी अलग अलग स्टाइल्स के थे। तो यहाँ पर अभी हम 4 अलग अलग स्टाइल के टेम्पल्स की बात करेंगे। ओडिशा के टेम्पल, गुजरात के टेम्पल, राजस्थान के टेम्पल और बुंदेलखंड के टेम्पल। टेम्पल्स ऑफ ओडिशा। The Nagada style was developed in Odisha between 10th and 13th centuries. Out of many temples, the following 3 are most noteworthy. Lingaraj Temple, Bhubaneswar. The Lingaraj Temple was built by rulers of the Ganga dynasty in AD 1100. The interior of the temple is plain, but outer walls are richly carved. It has conical shaped spire. Mukteshwar Temple, Bhubaneswar. The Mukteshwar temple was built in the 10th century by the rulers of Ganga dynasty. It has an arched gateway decorated with beautiful sculptures depicting the life of Lord Krishna.
Sun Temple, Konark. The Sun Temple was built by King Narsimha Dev I 1238 to 1264 of the Eastern Ganga dynasty. It is dedicated to sun god or Surya. The whole structure is fashioned like a ratha drawn by 7 horses. The big wheels fixed on either side are beautifully carved. This temple is also known as the Black Pagoda. अब अगर हम ओडिशा के टेम्पल्स की बात करें तो ओडिशा के जो टेम्पल्स हैं वो नगाड़ा स्टाइल के बने हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि नगाड़ा स्टाइल क्या होता है, और ये सारे टेम्पल्स जो हैं वो 10th और 13th सेंचुरीज़ के बीच में बने हुए हैं। अब बहुत सारे टेम्पल्स में जो 3 इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं वो है लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर का, मुक्तेश्वर टेम्पल वो भी भुवनेश्वर में है, और सन टेम्पल कोणार्क का। ये तीनों टेम्पल जो हैं ये गंगा डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा बनाए गए थे। जो लिंगराज टेम्पल है वो AD 1100 में बनाया गया था। जो मुक्तेश्वर टेम्पल है वो 10th सेंचुरी में बना था, और जो सन टेम्पल है वो किंग नरसिंह देव ने बनवाया था। 1238 से 1264 तक उन्होंने शासन किया था, और उसी टाइम पीरियड में उन्होंने सन टेम्पल बनवाया था। तो जो लिंगराज टेम्पल है उसका जो इंटीरियर साइड है वो काफ़ी प्लेन है, लेकिन जो आउटर वॉल्स है वो बहुत रिचली कार्व्ड है, उस पर बहुत सुंदर नक्काशी की हुई है। और जो मुक्तेश्वर टेम्पल है उसके जो गेटवेज हैं वो आज है, आज मतलब ऐसे थोड़ा सा घूमा हुआ, जो ऊपर की तरफ इस तरह का ये सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, इसको आज बोलते हैं। और ये जो गेटवे है ये बहुत ब्यूटीफुल स्कल्पचर से इसको डेकोरेट किया गया है, और ये सारे स्कल्पचर जो हैं वो लॉर्ड कृष्णा की लाइफ को डिपिक्ट करते हैं, दैट इज़ उनकी लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सन टेम्पल है वो सन गॉड के लिए, सूर्य देव के लिए बनाया गया है, और ये पूरा सन टेम्पल जो है वो ऐसा लगता है कि एक रथ के फॉर्म में बनाया गया है, कि एक रथ है जिसको 7 हॉर्सेस मिलकर खींच रहे हैं, और इसके दोनों साइड पर बड़े बड़े व्हील्स लगाए गए हैं, तो वो पूरा प्रॉपर रथ के जैसा दिखता है। और ये जो सन टेम्पल है इसको ब्लैक पैगोडा भी बोला जाता है। टेम्पल्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। टेम्पल्स इन गुजरात एंड राजस्थान आर मोस्टली जैन टेम्पल्स। द गुजरात टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय द सोलंकी किंग्स इन द 11th and 12th centuries. The Dilwara Jain temples of Mount Abu in Rajasthan were built during 11th and 13th centuries. They are made of white marble. These temples have delicate carvings in the interior while the exterior is simple and plain. The Dilwara temples have no towers or shikhars. अब जो गुजरात और राजस्थान के टेम्पल्स हैं वो ज़्यादातर जैन टेम्पल्स हैं। तो जो गुजरात के टेम्पल्स हैं वो सोलंकी किंग्स ने बनवाए थे 11th और 12th सेंचुरीज़ ने, और जो दिलवाड़ा टेम्पल्स हैं माउंट आबू के जो कि राजस्थान में हैं वो बने थे 11th से 13th सेंचुरीज़ के बीच में। और ये टेम्पल्स जो हैं ये सब वाइट मार्बल के बने हुए हैं, और इन टेम्पल्स पे काफ़ी डेलिकेट कार्विंग है इंटीरियर साइड में, और इनका एक्सटीरियर साइड जो है वो सिंपल और प्लेन है। और जो दिलवाड़ा टेम्पल्स है उनके कोई शिखर भी नहीं है। जो हमने पढ़ा नगाड़ा स्टाइल में जनरली शिखर्स होते हैं, लेकिन जो दिलवाड़ा टेम्पल्स है उनमें कोई शिखर नहीं है। टेम्पल्स ऑफ बुंदेलखंड। द टेम्पल्स ऑफ बुंदेलखंड वर बिल्ट बाय द चंदेला रूलर्स इन द 10th and 11th centuries at खजुराहो in मध्य प्रदेश. Among them, the most famous is the Khandariya Mahadev Temple 1050 with 84 decorated small towers surrounding the main tower. Every inch of the wall is covered by superb sculptures. The shikhar is fashioned in such a way that it appears like Mount Kailasha, the home of Lord Shiva. The early part of the medieval period from AD 750 to AD 1200 witnessed the consolidation of the intellectual tradition and great artistic activity. It also witnessed much demolition in the later period by the Muslim invaders. जो बुंदेलखंड के टेम्पल्स हैं उनको बनवाया था चंदेला रूलर्स ने। ये बनाए गए थे 10th और 11th सेंचुरीज़ में मध्य प्रदेश के खजुराहो में।
और उनमें से सबसे फेमस जो टेम्पल है वो है कंडारिया महादेव टेम्पल, जो 1050 में बना था। उसके 84 उसके आसपास जो हैं 84 डेकोरेटेड छोटे छोटे टावर्स है। लाइक एक बड़ा टावर है और उसके आसपास 84 अलग अलग छोटे छोटे टावर्स है, और वो बहुत ब्यूटीफुल है। और जो स्कल्पचर्स लगाए गए हैं वॉल्स पे वो बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत सुंदर है। और जो शिखर है उसको कैलाश पर्वत के जैसा बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव जो हैं वो कैलाश पर्वत पे रहते हैं, तो उसको कैलाश पर्वत की तरह बनाया गया है। अब जो मिडिवल पीरियड था, मिडिवल पीरियड में कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी हुआ और डिस्ट्रक्शन भी काफ़ी हुआ। लाइक मिडिवल पीरियड के फर्स्ट हाफ में जो भी रूलर्स थे उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल्स बनवाए, लेकिन सेकेंड हाफ में जब मुस्लिम इन्वेडर्स इंडिया में आए तो उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स को लूटा और बहुत सारे टेम्पल्स को तोड़ दिया। तो इस तरह से काफ़ी कंस्ट्रक्शन भी देखने मिलता है मिडिवल पीरियड में, और काफ़ी डिस्ट्रक्शन भी देखने मिलता है। Palaces. Rajput rulers also built many forts and palaces. Jaipur Palace, where the ruler resides, is a huge and magnificent structure. The Umaid Bhawan Palace at Udaipur, built of sandstone, is impressively elegant. Some of the palaces of the past have been converted into heritage hotels. Many Rajput palaces had chitrasalas or art galleries. तो राजपूत रूलर्स ने मंदिरों के अलावा काफ़ी सारे पैलेसेस और फोर्ट्स भी बनवाए थे, मतलब बहुत सारे महल और किले भी बनवाए थे। तो जो जयपुर का हवा महल है, जो जयपुर का पैलेस है, वहाँ पर वो काफ़ी अच्छा बड़ा सा पैलेस है, जो कि उसका स्ट्रक्चर जो है काफ़ी मैग्निफिशेंट है। और उससे हमें पता चलता है कि उनकी लाइफ जो थी वो कितनी लेविश थी, कितना स्प्लेंडर था। और ऐसे ही उदयपुर का जो उमैद भवन पैलेस है, तो वो सैंडस्टोन का बना हुआ है और वो भी अपने आप में काफ़ी एलिगेंट है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। उसके अलावा जो कई सारे पैलेसेस हैं, बहुत सारे महल जो हैं राजपूत पीरियड के, उनको हेरिटेज होटल्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। दैट इज़ मेन स्ट्रक्चर जो है वो पैलेसेस का रखा गया है और इंटीरियर में कुछ चेंजेस करके उसको होटल्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो उसको हेरिटेज होटल्स बोला जाता है। और बहुत सारे जो राजपूत पैलेसेस होते थे उनमें हमेशा आर्ट गैलरीज होती थी, वहाँ पर अलग अलग पेंटिंग्स और आर्ट पीसेस काफ़ी वो कलेक्ट करने का उनको शौक होता था। सो दिस वॉज द पार्ट 1 ऑफ आवर चैप्टर द आर्किटेक्चर, फोर्ट्स एंड पैलेसेस. If you have any doubt or query, you can ask me in the comment box below or on WhatsApp. The number is there in the description box below. And the links to other chapters are also there in the description box below. Thank you everyone.